हेलो, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और सरकार द्वारा निर्देशित लॉकडाउन का पूर्णतया पालन कर रहे होंगे। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में जो हमने पिछला लेक्चर आप तक पहुंचाया था वो था फेडरलिज्म, और उसी का हम अगला पार्ट यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आज रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों की प्रतिक्रिया पहुंच रही है। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे करते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और अपने लोगों में शेयर भी करिए। ओके स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं कि क्या है सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। संघवाद की अवधारणा में हमने आपको कल बताया था कि संघवाद में राज्यों के साथ साथ केंद्र का एक सहअस्तित्व होता है, या दूसरे शब्दों में कहें केंद्र और राज्यों का एक साथ अस्तित्व होता है। यानी कि केंद्र की कुछ शक्तियां, कुछ उत्तरदायित्व, कुछ कार्य संविधान अलग से निर्धारित करता है और राज्य की कुछ शक्तियां, कुछ कार्य संविधान अलग से निर्धारित करता है। इसका यह मतलब हुआ कि संविधान द्वारा ही केंद्र और राज्यों को पर्याप्त शक्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और शक्तियों का वितरण किया गया है। तो सहकारी संघवाद कोई अलग की अवधारणा नहीं है, बल्कि जो संघवाद की अवधारणा है उसी का एक विस्तार है। अब आइए आप समझिए कि कैसे सहकारी संघवाद की अवधारणा काम कर रही है और हमारे देश में कैसे काम कर रही है। हमारे देश के भीतर कौन से ऐसे संगठन और संस्थाएं हैं जो सहकारी संघवाद में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, मैंने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है उसमें सहकारी संघवाद को मैंने दो पार्ट में लिया है। पहले हम उसकी अवधारणा को समझेंगे, उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे अवधारणा हमारी ये सहकारी संघवाद की स्थापित हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि सहकारी संघवाद में दो बहुत बड़े स्कॉलर का नाम है, पहला ऑस्टिन का और दूसरा बर्च का। बर्च यूएसए के हैं, ऑस्टिन आप लोग परिचित होंगे इनके सोवेरेनिटी की थ्योरी से, संप्रभुता के सिद्धांत से। तो ऑस्टिन की जो अवधारणा है उसको आप देख लीजिए। वो कहते हैं कि शक्तिशाली केंद्र के साथ राज्यों को भी पर्याप्त शक्तियां और उत्तरदायित्व, यानी कि ऑस्टिन इस बात पर पूरी तरह सहमत है कि केंद्र का शक्तिशाली होना जरूरी है, लेकिन राज्यों को भी एक सीमा के भीतर पर्याप्त शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट वो वही मेंशन करते हैं कि राज्यों की एक बहुत बड़ी भूमिका ये भी होगी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी होगी कि वो केंद्र की नीतियों के क्रियान्वयन में राज्यों की सहयोगात्मक भूमिका होनी चाहिए। केंद्र जो है जैसे लॉज बना रहा है पूरे देश के लिए, जो उनके द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं, उनको राज्यों की ये भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुचारू रूप से लागू किया जाए। यानी कि केंद्र के कानूनों की सार्थकता और क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य केंद्र के साथ कितने सहयोगात्मक हैं, कितनी सहयोगात्मक भूमिका है उनकी। तो आप देख पा रहे होंगे ऑस्टिन के सिद्धांत में दो प्रमुख तत्व हैं जो मैंने क्लियरली रेखांकित कर दिया है। पहला है कि केंद्र के साथ साथ राज्यों की पर्याप्त शक्तियां, यानी केंद्र और राज्यों को पर्याप्त शक्तियों का वितरण, जो कि संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है। दूसरा मैंने ये लिख रखा है कि केंद्रीय नीतियों का जो क्रियान्वयन हो रहा है उसमें राज्यों की सहयोगात्मक भूमिका, ये ऑस्टिन ने रेखांकित किया है। तो जो बेसिक एलिमेंट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आ रहा है वो यही आ रहा है कि जिस प्रकार से संविधान ने केंद्र और राज्यों के सहअस्तित्व को स्थापित किया है, उसको किस प्रकार से विभिन्न शक्तियों और कार्यों में समाहित किया जाए कि जो भी गतिविधियां हो वो संविधान द्वारा स्थापित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और उसको स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सके। दूसरा पक्ष यह है कि वर्च महोदय, इन्होंने काफी अच्छा एनालाइज किया है और दोनों की अवधारणा सहकारी संघवाद में बहुत प्रचलित है। वर्च ये कहते हैं कि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों में प्रशासकीय सहयोग का प्रचलन, यानी कि ये इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉपरेशन हो वो बने। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब मैं संविधान आगे पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि संविधान के भाग 11-12 में प्रॉपर सेंटर स्टेट रिलेशन एक्सप्लेन किया गया है। भाग 11 में आपको मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशन है, जिसमें कैसी कैसी जो केंद्र और राज्यों की प्रमुख अधिकरण हैं, संस्थाएं हैं, वो भूमिका निभा रही हैं। इन सब सारी चीजों से आप परिचित होंगे।
लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रोशनी और डालूंगा कि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों में प्रशासकीय सहयोग का प्रचलन, वो एक दूसरे के साथ जो एग्जीक्यूशन है, स्पेशली जो कानूनों का क्रियान्वयन है, उनके लिए एक कोऑपरेटिव माहौल बनाएं और ये तय करें कि किस प्रकार से दोनों कानूनों में एक समन्वय हो और दोनों कानून एक साथ जो लक्ष्य है संविधान का वो प्राप्त कर सकें। दूसरी भूमिका देखिए, दूसरी भूमिका है प्रादेशिक सरकारों की केंद्रीय सरकार से धनराशि प्राप्त करने की आवश्यकता। यद्यपि हमारे यहाँ संविधान में राज्यों को कुछ आर्थिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, राजस्व कलेक्शन की शक्तियां प्रदान की गई हैं, उसके बावजूद भी आप ये देखेंगे, जब वित्तीय संबंध देखेंगे, केंद्र के पास राजस्व उगाही की जो रेवेन्यू जनरेट करने की पावर है वो ज्यादा है, केंद्र के पास ज्यादा विकल्प हैं। तो ऐसे में यह स्वाभाविक है कि केंद्र की जो वित्तीय स्थिति हो वो ज्यादा सुदृढ़ हो, ज्यादा मजबूत हो। तो ये आवश्यक हो जाता है कि केंद्र राज्यों के लिए वित्तीय जो आवंटन है उसमें उदारता बरते, उसमें अधिक से अधिक उनको जो वित्तीय संसाधन है वो उपलब्ध कराने की कोशिश करे, उनको अनुदान अधिक से अधिक दे, उनको सहायता दे और भी जो भी वित्तीय उनकी असुरक्षा है उसे दूर करे। तो दूसरा पॉइंट ये था कि प्रादेशिक सरकारों की केंद्रीय सरकार से धनराशि प्राप्त करने की आवश्यकता, यानी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं आर्थिक लेवल पर भी आकर के रुकता है और वो यहाँ ये सुनिश्चित करता है कि जो केंद्र है उसके पास चूंकि रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो राज्यों को उनसे धन प्राप्त करना आवश्यक होगा और धन की जो स्रोत है राज्यों का वो प्रमुख रूप से केंद्रीय अनुदान होगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि केंद्र द्वारा सशर्त अनुदान के माध्यम से उन मामलों में राज्य का विकास करना जो संविधान द्वारा प्रादेशिक सरकारों को दिए गए हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दी है स्टेट्स को, उनके पावर के जो कार्य हैं, उन शक्तियों के भीतर जो उन्हें कार्य करने हैं, उन कार्यों में जो केंद्र की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी क्रियान्वयन होना है उसमें जो आर्थिक स्रोत है उस पर राज्यों की केंद्र पर बहुत अधिक निर्भरता है। तो जब तक केंद्र उस बात के लिए पूरी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, केंद्र उस बात के लिए पूरा सहयोगात्मक रवैया नहीं रखेगा, तब तक राज्य अपने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये वर्ज का जो तीनों कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसको एक कंपोजिट फॉर्म में देखें तो ये 3-4 बुनियादी बातें सुनिश्चित करता है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन अच्छा होना चाहिए, दूसरा फाइनेंशियल कोऑपरेशन अच्छा होना चाहिए, तीसरा जो राज्यों की वित्तीय निर्भरता है उसे केंद्र गंभीरता से ले, उसे समझे और यथासंभव उनका उचित संवैधानिक निदान सुनिश्चित करें। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों अवधारणाओं से आप समझ पा रहे होंगे कि इट्स अ कोऑपरेटिव फिनोमेना ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल रिलेशन एंड अदर थिंग्स, जिसमें कि स्टेट और सेंटर एक साथ कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होते हैं और उनकी एक कंपोजिट रोल होता है। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक अलग सी हेडिंग बना रखी है और वो है प्रमुख भूमिका वाले संगठन और संस्थाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप मेंस में राइटिंग करते हैं, तो आपके पास अपने कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए कुछ फैक्ट्स होने चाहिए और वो फैक्ट मैंने नोट कर लिया है। हालांकि सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत क्लियर आप हो जाएंगे कि किस प्रकार से केंद्र और राज्य एक दूसरे के कोऑपरेशन, एक दूसरे के सहयोग से अपने संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, जो हमने पहली संगठन लिखी है वो देखिए, आप वित्त आयोग लिखा है, फाइनेंशियल कमीशन लिखा हुआ है, आप इससे परिचित हैं। एक संवैधानिक जो है संस्था है और इसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नाम से जानते हैं और ये अनुच्छेद 280-81 इसे इसके प्रावधान और इसके कार्यों का उल्लेख करते हैं। आप जानते हैं पहला जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल कमीशन स्टैब्लिश हुआ था वो 1951 में हुआ था, उसके अध्यक्ष केसी नियोगी साहब थे। वित्त आयोग की भूमिका सहकारी संघवाद में इतनी प्रबल है कि वित्त आयोग ही केंद्र और राज्य के राजस्व के बंटवारे के लिए रिकमेंडेशन देता है और आप जानते हैं राज्य अपने विकास लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब उन्हें केंद्र द्वारा उचित राजस्व दिया जाए। दूसरा जो संस्था है वो है योजना आयोग। नॉर्मली इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हिंदी में संविधानेतर संस्था। संविधानेतर संस्था क्यों है? क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डायरेक्ट जिक्र नहीं हुआ है, बल्कि इसके साथ ये है कि इससे हमारी केंद्रीय मंत्रि परिषद ने यानी कि यूनियन कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास करके स्टेब्लिश किया है।
आप देख पा रहे होंगे कि 15 मार्च 1950 को हमारा योजना आयोग स्टैब्लिश होता है और इसकी किस प्रकार भूमिका है मैं बताना चाहता हूं। जो नीति आयोग है, सॉरी योजना आयोग है, जो आज का नीति आयोग हो चुका है, लेकिन अभी केंद्र योजना आयोग के ही बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो जो योजना आयोग गठित किया गया था उसमें केंद्रीय मंत्री परिषद के कई सदस्य, जिसमें प्रधानमंत्री उसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये सब आपको पता है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद के कई सदस्य से सभी राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनको, हालांकि शुरू में ये बात थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं कि योजना आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो नहीं रखा गया था, फिलहाल उसकी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था एनडीसी में की गई थी। वही बेसिक चेंज आया है कि योजना आयोग अब ज्यादा एफिशिएंट हो रहा है, ज्यादा कोऑपरेटिव उसका रोल हो रहा है, क्योंकि नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 को जो आज के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया है। और नीति आयोग जैसा कि आप जानते हैं NITI, ये शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग जो है वो और लिबरलाइज हुआ है और इसमें जो महत्वपूर्ण चेंज आया है वो ये है कि जहां योजना आयोग में जो राज्यों की प्रतिनिधित्व थी वो नहीं थी, नीति आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो इसलिए अब ये और कोऑपरेशन को मजबूत बना रहा है और इसकी भूमिका और सकारात्मक हो रही है। अब आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे NDC यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, 1952 में इसका गठन हुआ था आफ्टर प्लानिंग कमीशन। और ये ऐसी संस्था है जो प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग द्वारा बनाए गए डेवलपमेंट मॉडल, प्लानिंग मॉडल को अंतिम रूप से सैंक्शन करती है, जिसके बाद ये सरकार द्वारा एक्सेप्ट हो जाता है और फिर बजट में उसके लिए फाइनेंसिंग की व्यवस्था होती है। तो कभी कभी ये प्री में भी सवाल आता है कि योजना आयोग को अंतिम रूप से कौन सी संस्था स्वीकृत करती है, या योजना आयोग को योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत जो योजना के मसौदे हैं उनको अंतिम स्वीकृति कौन देती है। तो आप याद कर लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद है। इसके बाद हमने दो और एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज हैं उनका जिक्र किया हुआ है। एक रीजनल काउंसिल है, आप जानते हैं इसको क्षेत्रीय परिषदों के नाम से। क्षेत्रीय परिषदें भारत में 1956 में बनी और शुरुआत में ये इसी बात के लिए बनाई गई कि स्टेट के बीच में आपसी कोऑपरेशन हो सके, उनके लॉज में कुछ एक कोऑर्डिनेशन बन सके, जिससे कि किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय और वहां की लोकल चैलेंजेस को खत्म किया जा सके, उनका समाधान प्राप्त किया जा सके। तो इनकी संख्या वर्तमान में 5 है। और दूसरा जो इसमें एक और सब पार्ट आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, इसको कहा जाता है पूर्वोत्तर जो परिषद है। इसमें आपके पास वो जो 8 आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं वो शामिल हैं और इसका गठन 1971 में हुआ। आप जानते हो 1971 की जो पॉलिटिकल और जो डिफेंस स्टेटस है, उस दौरान पाकिस्तान के साथ हमारा एक भारत और पाकिस्तान का एक टकराव हुआ। वो पाकिस्तान चूंकि उस जमाने में पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उसके बाद आप जानते हैं एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश की स्थापना हुई, 1971 की ये इतिहास है। तो उसी दौरान हमने क्षेत्रीय स्तर पर पूर्वोत्तर के राज्यों के कोऑपरेशन, यूनिफिकेशन और उनकी स्टेब्लिशमेंट के लिए उनकी एक अलग से काउंसिल बना दी, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, और ये पूर्वोत्तर के राज्यों की एक संस्था है। तो आप देख रहे होंगे कि इतनी संस्थाएं हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल कोऑपरेशन को, केंद्र और राज्य के सहयोग को सुनिश्चित कर रही हैं, जिससे कि संविधान द्वारा स्थापित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि ये भी टॉपिक आपको पूरी तरह क्लियर हुआ होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, हमें बहुत प्रतीक्षा है आपकी प्रतिक्रिया की। और पढ़ते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत धन्यवाद।